नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में। व्याकरण के लिए भी बताएंगे आने वाले दिनों में। लेकिन फिलहाल ये दृष्टि प्रकाशन की पुस्तक है हिंदी साहित्य नेट जेआरएफ के लिए। और खास तौर पर यदि आप हिंदी मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी सही है। लेकिन हिंदी मास्टर कैडर के लिए गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की पुस्तक हिंदी साहित्य, वो भी काफ़ी अच्छी पुस्तक है। अशोक तिवारी की पुस्तक काफ़ी अच्छी है। और साथ में मनोज मिश्रा की पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल और संक्षिप्त इतिहास, वो भी काफ़ी अच्छी है। तो आज हम जो रिव्यू करने वाले हैं ये दृष्टि प्रकाशन की ओर से बनाई गई पुस्तक हिंदी साहित्य। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके साथियों, ये पुस्तक है दृष्टि द विजन। ठीक है, इसका ही रिव्यू मैं करने वाला हूँ। काफ़ी पुरानी हो चुकी है, 2 साल हो गए मंगवाए को, लेकिन इससे आज भी मैं हेल्प लेता हूँ अपनी क्लास को बनाने के लिए। विकास दिव्य कीर्ति का नाम आपने सुना होगा, उन्हीं की संस्था है दृष्टि द विजन। ठीक है जी। आईएएस की कोचिंग देते हैं, लेकिन हिंदी साहित्य की जो जानकारी है उनको बाखूबी ढंग से है। और दूसरी बात साथियों जो मैं अभी आपके सामने करना चाहूँगा कि ये जो पुस्तक है, ये क्यों मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये सभी पुस्तकों की बाप है। 10 में से 10 नंबर तो नहीं देना चाहूँगा, लेकिन 10 में से 8 या 9 नंबर मैं आराम से इस पुस्तक को दूँगा। अभी काटूँगा कहाँ से 2 नंबर, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन हिंदी मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं, अन्य हिंदी साहित्य की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये पुस्तक काफ़ी अच्छी सिद्ध होने वाली है। केवल एनटीए यूजी नेट हिंदी की ही नहीं, बाकी अन्य हिंदी साहित्य की परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाली ये पुस्तक। अभी क्यों? अभी देखिए, एक बात इसमें ये रहती है कि हिंदी मास्टर कैडर में ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी उसके लिए आप मनोज मिश्रा की पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल और संक्षिप्त इतिहास भी देख सकते हैं, या फिर गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की पुस्तक हिंदी साहित्य। ठीक है, वो थोड़ी पॉइंट बात करते हैं, लेकिन यदि इस पुस्तक को लेंगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। सबसे पहले तो इसका जो पीडीएफ जो साथी मांगना शुरू कर देंगे ना, तो मैं उनको कहूँगा कि पीडीएफ वगैरह ना मांगे, क्योंकि 498 पे जहाँ पर मूल्य लिख रखा है, और ये पुस्तक आपको 450 455 रुपये में मिल जाएगी। पीडीएफ लोगे उसका या तो मोबाइल में रख के सड़ोगे, कब कितना पढ़ोगे दिन में उसको। पुस्तक ले लोगे, पुस्तक आपको दिन भर झांकती रहेगी, आप भी पुस्तक को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित होते रहेंगे। ठीक है ना? ऐसे ही होता है। कब तक वो आप उसको इग्नोर करेंगे? एक ना एक दिन पढ़ ही डालोगे, इससे मतलब नोट्स वगैरह बना लोगे। तो कुल मिला के बेटा यही है कि एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा, दे दिया जाएगा किसी के द्वारा। बहुत सारे शरारती तत्व है जो बना लेते हैं पीडीएफ, फिर उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट निकलवाओगे। कितने पन्ने निकाल लोगे? ठीक है, 600-700 पेज है इस पुस्तक के। तो वही रेट दुगना पड़ जाएगा भाई, प्रिंट आउट निकलवाने जाओगे तो। एक अच्छा है ना कि 450 रुपये खरीद लीजिए, है ना? कितने पैसे में तो बर्गर पिज़्ज़ा मैकडोनल्ड केएफसी पता नहीं कहाँ कहाँ पैसे खर्च कर देते होंगे। तो कुल मिला के जाइए कि इसका पीडीएफ वगैरह रखने की बजाय इस पुस्तक को ही खरीद लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंडेक्स बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से सारी जानकारी हिंदी भाषा का उद्भव और विकास से शुरू होती है। बहुत सारी पुस्तकें इसी हिंदी साहित्य के इसी टॉपिक से शुरू होती हैं, जो कि संपूर्ण साहित्य से होती हैं। ठीक है, और इसका इकाई 5 भी यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, इकाई 6 भी है, इकाई 7 भी है, इकाई 8, इकाई 9, 10 जो यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है बेटा। लेकिन इसकी सबसे मतलब मैं 10 में से 8 नंबर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इनकी जो अ, संपूर्णता है, यानी कि जैसे पृथ्वी राय रासो रेवा तट, तो इसके कथन वगैरह दे रखे हैं, इसके काव्य की पंक्तियां दे रखी हैं, लेकिन उसको परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसलिए 2 नंबर में काट रहा हूँ, 8 नंबर कम से कम दे रहा हूँ। हिंदी उपन्यास जैसे कि ये देखिए दे रखे हैं सभी, और ये सभी आपको मिल जाएंगे। कहाँ से कहाँ तक देखिए तो यहाँ पर है 84 पेज से लेकर 74 तक मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ हो रही है कि जब आप इनको पढ़ते हैं तो संपूर्ण रूप से आपको उपन्यास कथा का, काव्य की कथा का जो बोध है वो नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि इसको परिभाषित या बोले कि इसकी व्याख्या नहीं कर रखी है अच्छे ढंग से। बाकी उत्तम है, बहुत क्लासिक पुस्तक मैं इसको मानूंगा, लेकिन फिलहाल तो यही है कि इसकी परिभाषा आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको हो सकता है कि अलग अलग पुस्तकों के पास जाना पड़े। वो भी पुस्तकें बताऊंगा जिसमें आपको इकाई 5 की सारी जानकारी मिल जाए, इकाई 6 की। ठीक है, उसके ऊपर भी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ये मास्टर कैडर के लिए भी काफ़ी सही पुस्तक है। 2020 में हुई परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र हैं जहाँ पर उन्होंने रख दिए हैं, काफ़ी डीपली पूछा जाता है। हिंदी मास्टर कैडर की जो तैयारी साथी कर रहे हैं उनके लिए मैं यही परामर्श दूंगा कि आपने अभी तक जितने भी 2005 से लेकर 2020 तक, जब 22 तक जितने प्रश्न पत्र हैं उनको छांटिए, उनको पढ़िए। जो हर विकल्प में रचनाकार आया है उसकी रचनाओं को लिखिए, याद करिए। ठीक है, क्योंकि ये एक दिन की गेम नहीं है, उसके लिए 6 महीने कठिन तपस्या, 7 से 8 घंटा रोज पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका जेरफ या नेट निकलेगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर देखिए हिंदी भाषा और उसका विकास। तो देखिए बेटा, यहाँ पर इस पुस्तक को बनाते हुए बहुत ही डिटेलिंग जो है दी गई है। बस एक ही मार खाती है कि इन्होंने जो इकाई 5, 6, 7, 8 उसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर रखा है। बाकी उत्तम पुस्तक है। ठीक है, और
पूरी पुस्तक में बस यही एक दो कमियां हैं, बाकी मैं बोलूँगा फुल मार्क्स हैं। ठीक है, भारतीय आर्य भाषाओं के 3 स्तर जो रहते हैं बेटा, 3 चरण हैं, उसको अच्छे से जहाँ पर एक-एक करके उसकी ध्वनियाँ, ठीक है, विचार दिए गए हैं, विद्वानों के क्या-क्या है, बहुत अच्छा जहाँ पर नरेट इस चीज़ को किया गया है। मैं बहुत प्रभावित हुआ। ठीक है, अपभ्रंश के बारे में भी इन्होंने अच्छी जानकारी यहाँ पर दे रखी है, जैसे अपभ्रंश, अभट, पुरानी हिंदी में जो अंतर संबंध है वो दे रखा है। ठीक है, उसकी ध्वनियाँ वगैरह दे रखी हैं, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का भी बहुत अच्छे से आगे इन्होंने बता रखा है। ठीक है, इसके ऊपर भी हम बकायदा क्लासें लगा चुके हैं पहले। हिंदी का भौगोलिक विस्तार, विविध रूप, ये भी सारी जानकारी इन्होंने दे रखी है। ठीक है, और हिंदी की जो उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं हैं, उसमें 18 उपबोलियां हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको आराम से मिल जाएगी और तथ्यों के साथ मिलेगी, ऐसे नहीं। हिंदी भाषा का जो स्वरूप है, जिसको हम स्वर्णिम व्यवस्था कहते हैं, वो भी बहुत डिटेलिंग के साथ यहाँ पर आपको जानकारी बेटा जी मिल जाएगी, जो कि हिंदी मास्टर कैडर या अन्य परीक्षाओं के लिए होगी। ठीक है, तो एंटी जो इस नेट में जो पर्यायवाची वगैरह नहीं लगे होते हैं, वहाँ पर जितना था बेटा मैंने आप लोगों को ये बता दिया। ठीक है, ये वाला टॉपिक। ओके, प्रवासी साहित्य, आदिवासी साहित्य, फिर गांधीवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा, ओके, राम मनोहर लोहिया, अम्बेडकर विचार, जो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। जो सामान्य व्याकरण होती है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, जो एनटीए के सिलेबस में नहीं, तो उसके लिए मास्टर कैडर वाले यदि देखें तो वो अलग पुस्तक ले सकते हैं। ठीक है, तो कुछ और चीज़ें बताता हूँ। यह देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएं, जहाँ पर बहुत अच्छे से लेखन पद्धतियों की जानकारी बेटा जी दे रखी है। ओके, यदि आप आदिकाल में पढ़ने के लिए जाएंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार जो हैं, जे मैं कहूँगा कि सबसे उत्तम विचार माने जाते हैं। अक्सर इसी से ही तोड़ मरोड़ कर किसी काल के बारे में पूछ लिया जाता है कि जो पंक्ति रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए कही, जो पंक्ति किसकी है। ठीक है, तो कई साथी कहते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़िए। अरे वो बहुत बड़ी पुस्तक है वह भी, उसमें भी 500 से 600 पन्ने हैं। तो मैं यही कहूँगा बेटा जी कि उस पुस्तक को खरीदने के बजाय इस पुस्तक को ही खरीदना ज़्यादा मैं सही साबित करने की ओर लगा हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि रामचंद्र शुक्ल के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आदिकाल के लिए, चाहे वो आमिर खुसरो के लिए, चाहे सिद्धों के लिए, चाहे नाथों के लिए, तो सब कुछ यहाँ पर बेटा दे रखा है। हर एक जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, चाहे जैन संप्रदाय के लिए उनके विचार हों, सिर्फ रामचंद्र शुक्ल के ही बेटा विचार नहीं, जहाँ पर वो आगे मैं आपको बताता हूँ। तो जहाँ पर वह हजारी प्रसाद द्विवेदी के विचार भी दे रहे हैं। देखिए, हर प्रसाद शास्त्री के विचार भी यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन के विचार भी, तो सबके विचार आपको मिल जाएंगे। देखिए, बच्चन सिंह का विचार है, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार, तो कुल मिला के ऐसा ही चलता है। फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी का भी जहाँ पर विचार मिल जाएगा। तो अन्य जो इम्पोर्टेंट विद्वान रहे हैं बेटा उनका भी, और साथ में इन्होंने काव्य पंक्तियाँ भी दे रखी हैं। इन काव्य पंक्तियों की अगर साथ में व्याख्या भी दे रखी होती तो मैं कहता कि ये सर्वोच्च पुस्तक बन जाती। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इससे सर्वोच्च पुस्तक हिंदी साहित्य के लिए कोई और बन पड़ी है, क्योंकि आज जब भी आप जब व्याख्या वगैरह पढ़ने जाएंगे तो और हिंदी साहित्य की पुस्तकों की सहायता आपको लेनी पड़ेगी। जैसे वैसे ही भक्ति काल की जब शुरुआत होती है तो देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने 6 प्रकरणों में भक्ति काल को विभक्त करा है। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल के जो विचार हैं भक्ति काल के, संत काव्य के लिए, सूफी के लिए, कृष्ण के लिए, राम के लिए, वो सब कुछ आपको अच्छे से मिल जाएगा। अन्य विद्वानों के कथन भी आपको आसानी से इस पुस्तक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये पुस्तक काफ़ी अच्छी है, और विद्वानों के जो मत वगैरह हैं बहुत डिटेलिंग के साथ इस पुस्तक में दे रखे हैं। लेकिन अभी आता हूँ जो इसका माइनस पॉइंट है उसके ऊपर। ठीक है, देखिए बेटा, हर पुस्तक जो है सर्वोच्च नहीं होती है, कुछ न कुछ कमियां उसमें भी छूट जाती हैं। अभी देखिए, जहाँ पर निबंध कला है, जो निबंध वाला फील्ड में देख लेता हूँ, तो इसमें हर एक निबंध, यानी जो इम्पोर्टेंट निबंध है उनकी व्याख्या, जो उनके बीच में है, व्याख्या तो नहीं कह सकते, उनके बीच में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब आपको जहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये इसके प्लस पॉइंट है। अन्य गद्य विधाओं के बारे में बहुत अच्छे से डिटेलिंग यहाँ पर विस्तार पूर्वक दे रखी है। प्रवासी साहित्य एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेट के लिए, तो इम्पोर्टेंट हिंदी पत्रकारिता को बहुत ही अच्छे व्यापक रंग से यहाँ पर बताया गया है विद इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ। तो रचनाकार और उनका क्रम वगैरह, यानी जन्म काल वगैरह जो, ठीक है, जो सब कुछ यहाँ पर बता रखा है। भक्ति काल के जो कवि इंपॉर्टेंट है बेटा उनके बारे में भी। ठीक है, आगे देखिए, तो जी जन्म काल सबके बता रखे हैं, क्योंकि नेट की परीक्षा में बढ़ते क्रम में कवियों को रखना या उनकी पुस्तकों को रखना जो है इम्पोर्टेंट माना जाता है। ओके, तो ये देखिए, ये कथन वाले तर्क, ठीक है, स्थापना और तर्क वाले प्रश्न भी जहाँ से अभ्यास आप कर सकते हो।
कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। जहाँ बढ़ते क्रम में रचनाओं के नाम, पुस्तकों के नाम, रचनाकारों के नाम, ठीक है, सारी बहुत अच्छे से अभ्यास आप इस पुस्तक के कर सकते हो। साहित्य शास्त्र, अभी देखो काव्य शास्त्र जो मास्टर कैडर में भी इस तरह से प्रश्न अभी पूछे जाने लगे हैं ना। तो शब्दार्थों साहित्य काव्य किसकी पंक्ति है, भामा के बारे में, काव्य शास्त्र महाकाव्य के बारे में, ये सब चीज़ें। ओके, तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक मैं कहूँगा। पाश्चात्य काव्यशास्त्र की तैयारी करनी है तो बहुत डिटेलिंग के साथ संक्षिप्त में बोलूँगा कि इंपॉर्टेंट चीज़ें अम्बेडकर दर्शन, गांधीवादी दर्शन, राम मनोहर लोहियावाला जैसा बहुत अच्छे से जहाँ पर एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। वहीं यदि यदि हम इकाई 9, इकाई 10 के बारे में चलेंगे, नाटकों के बारे में, तो इन्होंने इस तरह से कथन दे रखे हैं, ना कि इसकी स्टोरी को समझाया गया है, ठीक है। तो स्टोरी को समझा देते, यानी कि इसकी व्याख्या कर देते और इम्पोर्टेंट कथन साथ में देते, तो मैं कहता था कि भाई 10 में से 10 नंबर मैं इस पुस्तक को आराम से दे देता। अभी लंबी वीडियो हो जा रही है, तो मैं इतना कहूँगा कि काफ़ी अच्छी पुस्तक है, इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, और ख़रीद लीजिएगा भाई, पीडीएफ मत खरीदिए। पीडीएफ कोई मैं भी खींच के भेज सकता हूँ, उसका कोई फ़ायदा थोड़ी है। मैंने भेजे भी है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के पीडीएफ, लेकिन सभी की नहीं भेजता हूँ। वो इसलिए बेटा क्योंकि ज़रूरत नहीं है ना। आप कितने पीडीएफ निकलवाओगे, वो पड़े रहेंगे एक कोने में। एक अच्छी पुस्तक इस तरह से बैंडिंग की हुई, ठीक है, तो वो आपके पास रहेगी, कभी भी आप उससे हेल्प ले सकते हो। पीडीएफ निकलवाओगे, उसका प्रिंट आउट कितने एक निकलवाओगे, और जो उसका जो प्रिंट आउट निकलवाओगे उस पर कार्बन होता है, ठीक है, वो मिट जाएगा एक न एक दिन। मेरे पास ग्रेजुएशन के समय में जितने मेरे नोट्स है वो सभी अभी जो है उसका जो प्रिंटिंग है, ठीक है, जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं वो मिटना शुरू हो जाता है। कार्बन कुछ देर तक ही रहता है। गलती से उस पर पानी गिर गया, सैलाब आ गया तो गया, ठीक है। तो उससे अच्छा है पुस्तक खरीद लीजिए। 450 की पुस्तक है। वैसे भी इस पुस्तक आप प्रिंट आउट निकलवाने जाओगे तो कितने पन्नों का निकलवाओगे, है ना। ओके, उससे दुगना पड़ जाएगा। माइक्रो भी करवाओगे तो उससे दुगना पड़ जाएगा। तो ये कंजूसी रखिए साइड में और पुस्तक मंगवा लीजिए। इससे के अतिरिक्त मेरे पास जो पुस्तक है हिंदी का गद्य इतिहास, ये डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की थी, और काफ़ी अच्छी पुस्तक है ये भी। इसका भी मैं करूँगा एक प्रकार रिव्यू, ठीक है। इसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना कि सर इसके बारे में बताइए, खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। इसका मूल्य बता देता हूँ, फ़िलहाल तो है 900 रुपये, और डिलीवरी चार्जेस डालकर आपको मिल जाएगी जी 1000 या फिर 1050 की, क्योंकि मुझे 150 रुपये डिलीवरी चार्जेस डाला था, क्योंकि मैंने अमेज़ोन से मंगवाई थी। और इसके बारे में रिव्यू करूँगा अगली वीडियो में कि क्या इसमें ख़ास है। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।